Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today is our day 12 of 30 days 30 session series जो हम लोग कर रहे हैं. इसमें हम लोग इग्नू के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड दोज ऑफ यू हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी आप लोगों को प्लीज़ इग्नू मटेरियल ज़रूर से रेफर करना है बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स फॉर सोशोलॉजी. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम CUET PG हो नेट हो गेट हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इग्नू मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो हम लोग वहाँ से क्वेश्चंस कर रहे हैं. यू गाइज नो द रूल. आफ्टर दी क्लास आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए. ओके एंड एक बार जब 30 सेशंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको एक कंपाइलेशन दे दूंगी इस पूरी सीरीज़ का जो कि आपको इस टेलीग्राम पे मिलेगा. सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम क्योंकि सारे क्लास अपडेट्स कोर्स अपडेट्स कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो इसी टेलीग्राम पे आता है. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम सोशोलॉजी एग्जाम तो इस टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना. ओके, here is question number 1. Which among the following is not Indologist? इसमें से कौन सा थिंकर है जिनको हम लोग इंडोलॉजी में नहीं रखेंगे या वी कैन से ही इज़ नॉट इंडोलॉजिस्ट. नाउ आई होप यू गाइज नो व्हाट इज़ इंडोलॉजी. मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी इंडोलॉजी पे, तो इफ़ यू डोंट नो प्लीज़ वॉच इट एंड उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो. ओके, कार्ल मार्क्स, सर विलियम जोन्स, हेनरी मेन या फिर मैक्स म्यूलर. It is a very easy question. Now many students say that मैम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाइए. तो देखो मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स होते हैं. कोई क्वेश्चन टफ होता है, कोई क्वेश्चन न्यू होता है और कोई क्वेश्चन इजी भी होता है क्योंकि एग्जाम में भी आपके मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. सिर्फ टफ क्वेश्चन आपको नहीं प्रिपेयर करने हैं और सिर्फ इजी क्वेश्चन भी आपको नहीं प्रिपेयर करने हैं. ओके, ऑलवेज हैव अ बैलेंस इन योर प्रिपरेशन कि अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो भी आपका सही होना चाहिए एंड ईजी आएगा तो भी सही होना चाहिए. ओके, नाउ जिनका CUET PG का एग्ज़ाम है मार्च में तो थोड़ा ही टाइम बचा है. अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो इस मंथ, दैट विल रियली हेल्प यू इन योर एग्जाम. जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा एग्जाम में हेल्प होगा. ठीक है, सो ये जितना भी टाइम है मेक श्योर दैट यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स वेल एंड आफ्टर दैट you solve the questions. Okay, so the correct answer here is A. जो लोग A आंसर दे रहे हैं very good. It is Karl Marx. Karl Marx is not a Indologist. वो एक conflict thinker हैं. बाकी सारे हमारे इंडोलॉजी में आएंगे. ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर. और एक और मेन थिंकर है इंडोलॉजी में, यू हैव टू टेल मी कि उनका नाम क्या है. ओके, नाउ मैंने थोड़े से नोट्स भी ऐड कर दिए हैं सो दैट दोज स्टूडेंट हु डोंट नो एनीथिंग, जिनके लिए सोशोलॉजी न्यू है, आप लोग थोड़ा सा टॉपिक को यहीं पर पढ़ भी सको. ठीक है, सो देखो बेसिकली इंडोलॉजी क्या होता है. इंडोलॉजी लिटरली मीन्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर. जब हम इंडियन सोसाइटी और कल्चर की सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं दैट इज योर इंडोलॉजी. ओके, please remember, Indian society could be understood only through the concepts, theories and framework of Indian civilization. Indian society को समझने के लिए हमें इंडियन सिविलाइजेशन को पढ़ना पड़ेगा. राइट, इट गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू कल्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी. इसमें हम लोग कल्चर जो है इंडियन सोसाइटी का उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन ऑल्सो बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच ऑफ सोशोलॉजी एज वेल. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पर हम लोग क्लासिकल टेक्स्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इन सबको स्टडी करते हैं. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर. देयर आर मैनी इंडोलॉजिस्ट दैट यू कैन फाइंड. अभी मैंने जो ऑप्शंस में बताए वो हैं. बाकी इंडिया के केस में GS घूरे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इरावती कार्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, सो जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है मेक श्योर दैट यू वॉच दैट एज वेल. मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी नीचे, तो वो भी ज़रूर से देखना. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. पब्लिकेशन ऑफ साइलेंट स्प्रिंग by dash an expose of ecosystem damage consequent to the use of agricultural pesticide. Now silent spring से हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे वो नेट हो, गेट हो या CUET PG हो. इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन योर इन्वायरमेंट टॉपिक. ओके, सो MM बेल, HA हेनिंगन, रॉबर्ट वाइट या फिर रेचल कार्सन. What will be the correct answer? द करेक्ट आंसर इज डी. जो लोग डी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड. रेचल कार्सन की बुक है ये एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस बुक में इन्होंने बताया है कि कैसे एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है वो इकोसिस्टम में डैमेज करता है, इकोसिस्टम को डैमेज करता है. ठीक है गाइज, प्लीज़ रिमेंबर. इसको थोड़ा सा देख लेना, मैंने यहाँ पर ऐड भी किया है. ये देखो, ये है वो बुक. प्लीज़ रिमेंबर, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. इट इज़ अ इन्वायरमेंटल साइंस बुक, वेरी फेमस. ओके, कब पब्लिश हुई थी? 1962 में, ये भी याद रखना.
इसमें बात क्या की गई है ये भी एग्जाम में आता है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल हार्म कॉज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ DDT। ओके, समबडी प्लीज टेल मी इन दी कमेंट कि DDT का फुल फॉर्म क्या है। ओके, एक पेस्टिसाइड होता है ये। सो प्लीज रिमेंबर कि इस बुक में क्या बात की गई है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज जेंडर सोशलाइजेशन रिफर टू। जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है, ऑलरेडी CUET PG में इस पे से क्वेश्चन आ चुका है, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग बायोलॉजिकल सेक्स एट बर्थ, द डिफरेंट प्रोसेसेस थ्रू विच चिल्ड्रन आर ट्रीटेड, टॉट एंड regulated to behave as men and women in society, the rejection of gender roles in all society, या फिर a biological process that determines gender identity। सो जेंडर सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? I want all of you to give me the answer in the chat. The correct answer is B. Please remember. जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम सोसाइटी के नॉर्म्स एंड कल्चर इन सबको सीखते हैं, वैसे ही जब सोशलाइजेशन हमारे जेंडर के बेसिस पे होता है, दैट इज जेंडर सोशलाइजेशन। दैट मीन्स इफ आई एम अ गर्ल देन मेरा सोशलाइजेशन अलग तरह से होगा, एंड इफ आई एम अ बॉय देन मेरा सोशलाइजेशन अलग तरह से होगा। आपने देखा होगा कि गर्ल्स के जो टॉयज़ होते हैं और बॉयज़ के जो टॉयज़ होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, राइट। बचपन से ही बॉयज़ को बहुत रफ एंड टफ बनाया जाता है एंड गर्ल्स को हमेशा सॉफ्ट एंड सटल बनाया जाता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड जेंडर सोशलाइजेशन, द डिफरेंट प्रोसेस थ्रू विच children are treated, taught and regulated. Okay, please remember. Now, look at this note. Gender socialization refers to the learning of socially approved behavior, gender norms, values, attitudes that have been associated with a biological sex. यानी आपका जो biological sex है उसके according आपका जो gender socialization है वो होगा। If I'm a boy, then मेरा boy की तरह gender socialization होगा। If I'm a girl, तो मेरा वैसे होगा, right? So आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। इसके एग्जाम्पल ज़रूर से देख लेना। अलग अलग तरह के टॉयज़ होते हैं, पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। करियर पाथ को लेके भी बहुत ज़्यादा है डिफरेंस। जैसे आपने देखा होगा गर्ल्स को हमेशा नर्स, टीचर ऐसे सॉफ्ट रोल्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, या घर वाले भी बहुत पुश करते हैं, राइट। जेंडर रोल इन मूवीज़ में हमने देखा है किस तरीके से जेंडर का रोल दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट, देन हॉबीज़, इन सब में जेंडर सोशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हमें दिखता है, राइट। इट स्टार्ट्स इन अर्ली चाइल्डहुड। प्लीज रिमेंबर ऑल काइंड ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड एंड इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इट नेवर एंड्स। ओके, सो सेम फीचर जो वहाँ पे है कुछ कुछ यहाँ पे भी रहेंगे, बस यहाँ पर जेंडर वाली बात आ जाएगी। ओके, now, question number 4. Which of the following best defines the elite in society? The group that holds wealth, power, and privilege, the working class population, a group of people who reject social status and wealth, the largest segment of society with limited access to resources. Elite के बारे में हम क्या समझते हैं? Sociology में it is a very important concept. What will be the correct answer? हिंदी वाले भी questions को read करो and answer दो। द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी वेरी गुड। देखो, एलीट के बारे में सोशियोलॉजी में 3 थिंकर बात करते हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड आई वांट यू गाइज एज अ होमवर्क कि आप लोग थोड़ा सा इस पे सर्च करो, ठीक है। देखो, पहले थिंकर तो आपको याद रखने हैं विल्फ्रेडो परेटो। ओके, he talks about circulation of elite theory, right? Then comes Mosca. मॉस्का इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर जिन्होंने एलीट पे बात की है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल क्लास, प्लीज रिमेंबर। एंड लास्ट इज रॉबर्ट मिशेल। ओके, नाउ अगर क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं दैट हु टॉक्स अबाउट एलीट, या फिर किसने एलीट पे काम किया है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन कुछ और दे देंगे और कहेंगे इसमें से कौन है जो नहीं है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर विल्फ्रेडो परेटो बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलीट की, कि कैसे एक टाइम तक एलीट रहता है और उसके बाद वापस से दोबारा फिर से एलीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी। ओके, मॉस्का बात करते हैं पॉलिटिकल क्लास के बारे में। इनकी बुक्स भी देख लेना गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट मिशेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज
आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ठीक है, आपसे पूछते हैं एग्जाम में ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रूल बाय फ्यू, ये भी याद रखना। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर। तो ऐसे रिलेट कर करके यू गाइज हैव टू मेक नोट्स, थोड़ा सा इन तीनों थिंकर्स के बारे में देख लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ एलीट सुनते ही आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। In Marxism, dash is the social process whereby people move from being either an employer, unemployed, self-employed to being employed as a wage labor by an employer. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। ऐसा कौन सा प्रोसेस है मार्क्सिज्म में जिसमें जो लोग हैं वो एक एम्प्लॉयर, अनएम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी से मूव करके चले जाते हैं एक ऐसे एम्प्लॉयर में जहां पर उनको वेज के बेसिस पे काम करना हो। एलियनेशन, कमोडिफिकेशन, प्रोलेटेरियनाइजेशन या फिर बुर्जोइफिकेशन, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेल मी द आंसर इन दी चैट। सब लोग आंसर बताओ, हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड करो। द करेक्ट आंसर इज it's C. Those of you who are giving C answer, very good. प्रोलेटेरियनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे आप प्रोलेटेरिएट बनोगे। यू गाइस नो प्रोलेटेरिएट एक वर्किंग क्लास है, बुर्जुआ वो होते हैं जिनके पास सारा मोड ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप होता है, राइट? सिंपल तरीके से अगर इसको याद रखना है तो प्रोलेटेरिएट वो होते हैं जो हैव नॉट होते हैं और बुर्जुआ वो होते हैं जो हैव्स होते हैं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर। बाकी एलियनेशन, कमोडिफिकेशन ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। ओके, now, question number 6. The convergence theory was introduced in the 1960s by Daniel Bell, Clark Kerr, Telker Parson या फिर Walt Rostow. The correct answer is B, that is Clark Kerr. Now, जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड, बट जिनका नहीं आया ये आंसर सही, कोई बात नहीं, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न इट नाउ ओनली। ओके, देखो यहाँ पर मैंने नोट्स ऐड कर दिए हैं। कन्वर्जेंस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960 बाय प्रोफेसर क्लार्क कर। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि क्लार्क कर ने इसके बारे में बात की है। ठीक है, क्या है इस थ्योरी में? इट रिफर्स टू द कैच अप इफेक्ट वेयर अंडर डेवलप्ड कंट्री कैच अप विद डेवलप्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड साइज। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है ना, वो हमेशा इस स्ट्रगल में रहती हैं कि वो कैसे डेवलप्ड कंट्री तक पहुंचे, राइट? जैसे हमारी कंट्री की अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इंडिया हमेशा compete करने में लगा रहता है ना दूसरी कंट्रीज से, कि कैसे हम जो जापान की टेक्नोलॉजी है, कैसे जो चाइना है उसके जैसा हमारा इकोनॉमी बने, उसके जैसा हमारा साइंस एंड टेक बने, राइट? सो देर इज ऑलवेज दिस थिंग दैट जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं स्पेशली वो हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज से कैचअप में लगी रहती हैं। कैचअप मतलब कि कैसे हम उन तक पहुँचे जैसे वो हैं। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इसमें हर समय जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी नेशंस हैं, वो सब इसमें लगे रहते हैं कि हम कैसे प्रॉपरली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाएं। ठीक है, सो ये कहते क्या हैं थिंकर जो हैं केर, क्लार्क केर, ये कहते हैं कि एक टाइम के बाद क्या होगा कि सबका फ्यूचर जो है वो कॉमन है। ठीक है, एक टाइम के बाद एवरी कंट्री विल बी प्लूरलिस्टिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर। और वहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स, पैटर्न्स हैं जो हमें फिर देखने को मिलेंगे हर कंट्री में। जैसे मोबिलिटी वुड बी हाई एज द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड नेसेसिटेट द फ्री एंड ईजी मोबिलिटी ऑफ पर्सन फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। सो इनका कहना था कि सब लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे, सभी लोग इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, सबके कुछ फीचर्स हैं जो कॉमन हो जाएंगे, सब में स्ट्रैटिफिकेशन होगा, सब में सोशल मोबिलिटी होगी। ठीक है, और सारी ही सोसाइटी क्या बन जाएंगी, प्लूरलिस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो अगर नहीं पता था प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। ठीक है, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज जिनके सिलेबस में इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो CUET PG में तो डायरेक्टली है, बट नेट में भी ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वहाँ पे भी है, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। नाउ रीड दिस क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू सम टाइम। क्वेश्चन को रीड करके मुझे इसका आंसर दो। ना देखो, स्टेटमेंट 1 है कि अकॉर्डिंग टू टेलकर पार्सन, फैमिलीज इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सोशलाइजिंग। दो
इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमें फैमिली के देखने को मिलते हैं। पहला, सोशलाइजिंग द चिल्ड्रन, एंड दूसरा, स्टेबलाइजिंग एडल्ट पर्सनालिटी। सो स्टेटमेंट 1 एकदम सही है। टैलकट पार्सन दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करते हैं। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ही फर्दर टॉक्स अबाउट इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड एक्सप्रेसिव रोल। क्या टैलकट पार्सन बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल रोल और एक्सप्रेसिव रोल के बारे में? सो यस, ही टॉक्स अबाउट इट। द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ये आंसर दिया है, वेरी वेरी गुड। ये क्वेश्चन आता है, दिस इज अ नेट PYQ ऑल्सो, और ये इग्नू में डायरेक्टली एक बॉक्स में मेंशन है अलग से। सो यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग कि इग्नू का नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ क्या होता है ये इंस्ट्रूमेंटल रोल, एक्सप्रेसिव रोल? तो टैलकट पार्सन ने बोला था कि जितना भी इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, जितना भी लॉजिक रीज़न वाला वर्क होता है, वो सारे मेन करते हैं। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंटल रोल में इन्होंने मेन को रखा और एक्सप्रेसिव रोल में इन्होंने वुमेन को रखा। तो यानी जितना भी हमारा इमोशन, नर्चरिंग, केयरिंग एटीट्यूड है, उसका जो रोल है वो सारा एक्सप्रेसिव होता है, और जितना भी रफ एंड टफ वाला रोल है वो सारा मेन का है। सो इन्होंने कहा सोसाइटी में जो फैमिलीज होती हैं उसमें दो तरह के रोल्स होते हैं। जो हस्बैंड होता है वो इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहा होता है, फादर होता है वो इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहा होता है, और जो मदर्स होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, वो एक्सप्रेसिव रोल प्ले कर रही होती हैं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज? वेरी इंपॉर्टेंट बुक। जितनी भी इस इग्नू सीरीज में मैं आपको बुक्स बता रही हूँ ना, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके नोटबुक में एक सेक्शन हो जहाँ पर आप बुक्स और ऑथर लिख रहे हो। ठीक है, उससे क्या होगा ना, यू गाइस विल हैव इन योर मेमोरी कि कहाँ पर मैंने एक जगह पे सब बुक्स लिखी हुई हैं, तो उसको रिवाइज करने में एग्जाम के पहले बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर बुक्स एंड ऑथर। 26 थिंकर का जो मैंने PDF वाला दिया है, जिसमें नेट के इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, उनकी बुक्स वहाँ से कवर कर लो, उसको प्रिंट करा लो उस PDF को, एंड वहाँ से पढ़ो। बाकी के जो बुक्स हैं वो आप लोग इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं जो मॉक्स में बुक्स ऐड करती हूँ ना, वो मैं वही ऐड करती हूँ जो मुझे लगता है आ सकते हैं। देखो मैं तुम लोगों को सिंपल एक रूल बताती हूँ। जैसे मान लो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है सोशल स्ट्रक्चर, सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है वैल्यूज, सो दिस बुक ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके टॉपिक से ही आ रही है बुक। यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो जितना भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उसमें अगर कोई बुक डायरेक्ट उस नेम से मैच हो रही है, उस टॉपिक से मैच हो रही है, देन दैट बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स हैव दिस डाउट कि मैम कैसे इतनी सारी बुक्स एंड ऑथर्स को प्रिपेयर करें। सो दैट इज द ओनली ट्रिक दैट यू हैव टू फॉलो। ओके, जो नेट के थिंकर्स हैं 26 थिंकर, उनकी बुक्स आप कर लो, मेन थिंकर्स की तो कर लो। स्पेशली आई एम टेलिंग दिस फॉर CUET PG, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा डाउट होता है, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा थिंकर्स हैं ही नहीं, है ही नहीं, एक्चुअली एक भी थिंकर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डाउट होता है कि मैम कितनी बुक्स पढ़ें, तो इस तरह से आपको बुक्स पढ़नी है। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर अब। ब्रजेंद्र नाथ सील, पेट्रिक गेडिस, राधा कमल मुखर्जी, या फिर बिनोय कुमार सरकार? सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। राधा कमल मुखर्जी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब कुछ थिंकर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, BA लेवल थिंकर्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, Who gave the concept of hegemonic masculinity? Hegemonic masculinity के बारे में कौन बात करता है? कॉर्नेल, बटलर, पियर बोर्ड्यू, या फिर मिशेल फुको? हिंदी वाले भी बताओ इसका आंसर। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर जेंडर टॉपिक। जेंडर जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। द करेक्ट आंसर इज ए। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, वेरी गुड। एंड जिनको नहीं पता था उनको अभी मैं बताती हूँ कि हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी क्या होता है। ओके, नाउ हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी क्या होता है? इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटी। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटीज रिप्रेजेंट द मैस्कुलिन नॉर्म्स। जितने भी मैस्कुलिन नॉर्म्स होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, स्पेशली आई थिंक बॉयज़ कैन रिलेट टू दिस टॉपिक वेरी वेल। जैसे इफ़ देयर आर 2-3 बॉयज़, उसमें से एक लड़का है जो रो रहा है, तो बाकी के जो लड़के होंगे वो उससे क्या कहेंगे? वो उससे कहेंगे दैट अरे क्यों रो रहे हो भाई, लड़के होके रो रहे हो तुम, है ना? ऐसे करके बोलते हैं ना। आई होप माई ऑल बॉयज स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू दिस, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव मी दी एग्जाम्पल ऑल्सो। जितने भी बॉयज़ हैं, आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव मी दी आंसर ऑफ दिस, कि जब भी आप लोग बॉयज़ के ग्रुप में होते हो, तो वहाँ पर ये हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी होती है या नहीं, और होती है तो गिव मी सम एग्जाम्पल। क्या है ये? इट इज़ अ डोमिनेंट वे ऑफ बीइंग अ मैन।
देयर आर सम नॉर्म्स, जैसे वुमेन ओरिएंटेड नॉर्म्स होते हैं ना, व्हाट मेक्स यू वुमेन, यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट, यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, है ना, आपको हमेशा सुंदर लगना है, अगर अगर आप नहा नहीं रहे हो तो एज अ गर्ल इट इज़ नॉट गुड, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गर्ल्स के साथ एसोसिएटेड है। सेम लाइक दैट देयर आर सम मैस्कुलिन नॉर्म्स ऑल्सो दैट डिफाइंस मैस्कुलिनिटी, कि इफ़ यू आर डूइंग दिस देन यू आर नॉट मैन इनफ, है ना, सब लोगों ने ये चीज़ें लाइफ में अपने फेस की होंगी एंड यू गाइस कैन रिलेट ऑल्सो। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का मतलब ही यही होता है, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटी, जहाँ पर देयर विल बी सम कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके अंदर आपको फिट होना होगा इफ़ यू वांट टू बी अ मैन। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे हेट्रोसेक्सुअलिटी, इफ़ यू आर होमोसेक्सुअल, what is homosexual, that means you are a man and you are interested in man, तो that means that आपको hegemonic masculinity वाले बोलेंगे that you are not man enough because you are homosexual, right? So heterosexuality एक characteristic है। then muscular body type, आपने देखा होगा जो boys अगर कोई thin है ना, सबका बॉडी टाइप देखो अलग अलग होता है, सम माइट बी फैट, सम माइट बी थिन, है ना। सो वहाँ पर क्या है, जब कोई बहुत पतला है तो उसको बोला जाएगा दैट अरे यार ये कैसे तुम बने रहते हो, जिम जाओ, है ना, सबने ये चीज़ फेस की होगी ना। देखो मैं इस तरह से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, इन केस लैंग्वेज बदल के कोई क्वेश्चन आए तो भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैन के साथ एसोसिएट किया जाता है दैट दे शुड बी स्टोइक, दे शुड बी रिस्क टेकर, है ना, ये सब बॉयज़ स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो रिलेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, आपने देखा होगा जितने भी हमारे फादर की एज के जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स डिबेट करते रहते हैं, राइट, जबकि हमारी मम्मी लोगों का जो ग्रुप है वो इतना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता है, उनके अपने टॉपिक्स हैं। सो दिस ऑल्सो क्रिएट्स सम काइंड ऑफ जेंडर डिफरेंस इन सोसाइटी दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड, राइट। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, ये जेम्स बॉन्ड हैं, ठीक है, एवरीबडी नोज हु इज जेम्स बॉन्ड, हु इज बैटमैन, सुपरमैन। अब यहाँ पर मीडिया वाले हमें क्या दिखाते हैं, दैट इफ़ यू आर अ हीरो देन यू हैव टू बी टफ, यू हैव टू बी एग्रेसिव, इमोशनल जो आपका है सब कुछ वो बिल्कुल जीरो होगा, दैट देन यू आर मैन, इफ़ यू आर क्राइंग देन यू आर नॉट मैन इनफ, राइट। सो हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी इज दैट ओनली। इट वॉज गिवन बाय R.W. कॉनल, प्लीज रिमेंबर। इन्होंने कहा जेंडर वॉज सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, जैसे कि हम लोग पढ़ते ही हैं ये कि कैसे सेक्स अलग है, जेंडर अलग है, राइट, ऐसे ही हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी जो है ना वो एक आइडियलाइज्ड फॉर्म है, ओके, एंड ये अनअटेनेबल है, यानी आप इतना ज़्यादा वैसे बन ही नहीं सकते, है ना, ऐसा नहीं है दैट मेन कैन नॉट बी men if they don't have muscular body, right, ज़रूरी नहीं है ऐसा, but if you are of this mindset of hegemonic masculinity तो आप ऐसा सोचोगे, तो ये सारे फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा वो लगेंगे कि मुझे इनको फुलफिल करना है टू बीइंग एबल टू बी अ मैन, राइट। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो क्या है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल, बिकॉज यू ऑल आर फ्यूचर सोशोलॉजिस्ट, सो आई वॉन्ट कि आप लोग थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके चीज़ों को सीखो, सिर्फ NTA के अकॉर्डिंग फैक्ट्स रटते मत रहो, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ गुड वे टू स्टडी एनी सब्जेक्ट। आई वॉन्ट यू गाइज टू फॉल इन लव विद सोशोलॉजी, ठीक है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है। यू गाइस कैन टेक हेल्प ऑफ एनी AI टूल ऑल्सो टू बिल्ड दैट एग्जांपल, बट मुझे कमेंट में एग्जांपल्स ज़रूर चाहिए, ओके। नाउ question number 10, who defined nation as a community of sentiments which would adequately manifest itself in a state? ये किसने बोला है दैट नेशन एक ऐसा कम्युनिटी ऑफ सेंटिमेंट है जो कि मैनिफेस्ट करता है अपने आप को एज अ स्टेट? Karl Marx, Weber, Emile Durkheim, Auguste Comte. This is a new quotation, new type of question. So please इसको अपने notes में ऐड कर लेना. It is B, that is Weber. ये बहुत famous definition है Weber का. Please remember एग्जाम में इन thinkers से ये जितने भी ऑप्शन में thinkers है ना इनके definitions वगैरह आ सकते हैं, very important. Okay? Question number 11. Dash usually take place or are carried out in created established situations in the laboratory setting rather than in natural real situation. किस बारे में यहाँ पर बात हो रही है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च या फिर प्योर और बेसिक रिसर्च? क्रिएटेड एस्टैब्लिश्ड सिचुएशन इन अ लैबोरेटरी सेटिंग। सो जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। लैबोरेटरी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, राइट। आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन, इट इज़ वेरी इजी। जिन लोगों को नहीं पता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, आई वुड रियली सजेस्ट कि इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ लेना, बिकॉज हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12,
विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आई एम गिविंग यू सम टाइम, क्वेश्चन को पढ़ो। Functionalist perspective highlights the role and service that institutions play with regard to the larger society. Conflict perspective has shed light on the racist, gendered, and overall conservative character of social institution. Interactionist perspective is interested in the microcosmic view of how institutions play out in actual interaction. None of the above. द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है वेरी गुड, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव बात करता है कि किस तरीके से सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन का रोल है, ठीक है, स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। जबकि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बात करता है कि किस तरीके से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है ना, कंजर्वेटिव कैरेक्टर कैसा है सोशल इंस्टीट्यूशंस का। इंटरैक्शनिस्ट बात करते हैं माइक्रोकॉस्मिक व्यू, यानी माइक्रो व्यू ऑफ सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन, जहां पर हम लोग एक्चुअल इंटरैक्शंस पे फोकस करते हैं। ठीक है गाइस, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 13, in every society there is always one status that tends to overshadow all other statuses or is given more importance by other. This is called achieved status, ascribed status, master status या फिर high status. हर किसी की लाइफ में एक ऐसा स्टेटस होता है जो आपके बाकी सारे स्टेटसेस को ओवरशैडो कर देता है। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड, एंड यू गाइज ऑल्सो हैव टू टेल मी कि ये मास्टर स्टेटस की बात कौन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्स वेबर suggested that we understand the chopping of wood and aiming of a gun in terms of what? Motive, conflict, wage, society. बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो एंड कोशिश करो गेस करने की कि इसका आंसर क्या होगा। दोज ऑफ यू हु नो लिटिल बिट अबाउट मैक्स वेबर, दे कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा वर्ड है जो मैक्स वेबर ने यूज किया होगा। अगर हमें कुछ समझना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड चॉपिंग ऑफ वुड, एमिंग ऑफ गन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, किस टर्म्स पे हमें इसको पढ़ना होगा। द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। हमें मोटिव पे फोकस करना होता है। ही टॉक्स अबाउट वर्स्टी इन राइट। सो वहां पर हमें चीजों को ऊपर ऊपर से नहीं देखना होगा, हमें मोटिव देखना होगा, इन डेप्थ स्टडी करनी होगी, राइट। जैसे अगर आपने दूर से देखा कि दो लोग हैं, उनके बीच में आपस में फाइट हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप खड़े होकर दूर से देख रहे हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ देम, क्यों इसने इसको स्लैप मारा, ओके, then only you can understand whole situation. So always in-depth understanding Verstehen. Okay guys, please remember. Now question number 15 में भी दो statements दिए हुए हैं and you guys have to tell me the answer. हिंदी वाले भी question को read करो। क्या होगा सही आंसर? Positivist sociology sees an objective reality out there, जबकि interpretative sociology sees reality as being constructed by people according to their own understanding of phenomena. द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पॉजिटिविस्ट सोशोलॉजी जो है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे फोकस करता है और इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी फोकस करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पे, यानी कैसे लोगों ने रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, which among the following is an approach which understands the episodes of social life? इसमें से कौन सा होगा जो एपिसोड्स ऑफ सोशल लाइफ पे फोकस करता है? एथनोसेंट्रिज्म, एथनोलॉजी, एथनोजेनिक्स या फिर एथनोग्राफी? द करेक्ट आंसर इज सी। इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। जिनको नहीं पता था प्लीज़ इसको नोट्स में ऐड कर लो। जब भी हम किसी एपिसोड्स को स्टडी करते हैं किसी सोशल लाइफ के एस्पेक्ट के, तो उसको हम लोग एथनोजेनिक्स कहते हैं, ओके। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट नहीं होगा,
ठीक है। विच among the following is the feature of qualitative research? आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है जो qualitative research का फीचर है। कॉजालिटी, जनरलाइजेशन, रेप्लिकेशन या फिर फ्लेक्सिबल एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ दिस क्वेश्चन इज राइट. The correct answer is D. Please remember, qualitative research can be flexible and it can lack structure as well. Okay. Now, question number 18. Social disorganization refers to what? Social disorganization किस बारे में बात करता है? Stability and harmony in society, a breakdown in social order and functioning, the growth of social institutions या फिर the process of social mobility. What will be the correct answer for social disorganization? द करेक्ट आंसर इज बी. बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप सबने आंसर सही दिया हो. ब्रेकडाउन जब हो जाता है सोशल ऑर्डर का, फंक्शनिंग का, तो उसको हम लोग सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. डैश सोसाइटी वुड मीन इंक्रीज्ड एंटिसिपेशन ऑफ अ ग्लोबल कैटास्ट्रोफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क इन लेट मॉडर्निटी. Industrial society, post-modern society, world risk society, information society. This question is also very very easy. The correct answer is C. क्वेश्चन में ही कीवर्ड है, राइट. सो करेक्ट ऑप्शन सी होगा. ऑल्सो रिस्क सोसाइटी की बात कौन करता है? उल्रिक बेक. ये भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आ जाता है. ठीक है. नाउ question number 20 and last question of today's class. According to Sylvia Walby, इनकी बुक है देखो, थियोराइजिंग पेट्रियार्की. प्लीज रिमेंबर, क्वेश्चन आता है ये. इन्होंने क्या बताया कि हाउ डज पेट्रियार्की ऑपरेट, किस तरीके से सोसाइटी में पेट्रियार्की ऑपरेट होती है. थ्रू अ सिंगल सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेंस, थ्रू 6 इंडिपेंडेंट एंड इंटरैक्टिंग स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक पॉलिसीज अलोन या फिर बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन. नाउ दिस क्वेश्चन might seem tough to some people. नेट वालों के लिए आई डोंट थिंक इट इज टफ, बट CUET PG वालों के लिए ये टफ हो सकता है. सबसे पहले तो सिल्विया वॉल्बी की किताब आपको याद रखनी है, दैट इज थियोराइजिंग पेट्रियार्की. करेक्ट आंसर जो है गाइस वो है बी. जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड. अभी हम लोग इनके 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और उसकी वजह से पेट्रियार्की ऑपरेट होती है, यानी सोसाइटी में पेट्रियार्की चलती है. ठीक है. देखो यहाँ पर directly copy pasted from IGNOU. Sylvia Walby in her Theorizing Patriarchy defines the concept as a system of social structure and practice in which men dominate, oppress, exploit. इन्होंने 6 independent interacting structure के बारे में बात की है जिसके थ्रू पेट्रियार्की ऑपरेट करता है. पहला, प्रोडक्शन रिलेशंस इन हाउस होल्ड, यानी घर से स्टार्ट होता है. देखो, इन द हाउस होल्ड वुमेन्स अनपेड डोमेस्टिक लेबर सच एज हाउस वर्क एंड चाइल्ड केयर इज एक्सप्लॉयटेड बाय हर हस्बैंड एंड अदर मेंबर्स. इट इज अनपेड एंड टेकन फॉर ग्रांटेड. जो भी काम मदर्स करती हैं घर पे उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं दी जाती है, उसको अनपेड डोमेस्टिक लेबर बोला जाता है, राइट. पेड वर्क में भी पेट्रियार्की कैसे ऑपरेट करती है? पेड वर्क इन द लेबर मार्केट इज ऑल्सो वैल्यूड बाई सोसाइटी. वुमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ वर्क. बहुत सारा ऐसा वर्क है जिसमें से वुमेन एक्सक्लूड कर दी जाती हैं. सो पेड वर्क इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चर जहाँ पर पेट्रियार्की प्रैक्टिस की जाती है. ठीक है. ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अंदर का ना भी याद रखो, बट 6 कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे इन्होंने बात की है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ओके. सो 2 ये हैं, 4 यहाँ पे हैं. देखो, पहला है पेट्रियार्कल स्टेट. तो स्टेट में भी बहुत सारा ऐसा कुछ हो रहा होता है जिसके बेसिस पे पेट्रियार्की जो है वो ऑपरेट कर रही होती है, चल रही होती है. नेक्स्ट इज मेल वॉयलेंस. मेल वॉयलेंस आपने देखा होगा कितना सारा सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है, राइट. और वुमेन रूटीनली एक्सपीरियंस करती हैं ऐसे वॉयलेंस को, राइट, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. पेट्रियार्कल रिलेशंस इन सेक्सुअलिटी. सो सेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट में भी हमें देखने को मिलता है कि कैसे पेट्रियार्की सोसाइटी में चल रही है. ओके. जैसे द सोसाइटी हैज़ अ डबल स्टैंडर्ड, वेरी डिफरेंट रूल्स फॉर सेक्सुअल बिहेवियर अप्लाई मेन टू वुमेन. Men are allowed sexual freedom to satisfy their sexual needs while women are taught to repress and negate sexuality. Next is patriarchal cultural institution, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे कल्चर, मीडिया, फैमिली, ये सारी चीज़ें हमें पेट्रियार्की ऑपरेट करने में हेल्प कर रही हैं एक्चुअली सोसाइटी में. ठीक है. सो गाइस बस 6 पॉइंट्स हैं ये, इनको याद रखना बिकॉज एग्जाम में इन पॉइंट्स से ही क्वेश्चन आ सकता है, अंदर का इतना नहीं आएगा. ठीक है. प्लीज रिमेंबर. So that's it for today guys. I hope you understood the topics well and you liked the questions as well. If you are preparing for any sociology exam तो subscribe कर लेना और playlist में जाके you guys can see कि किस तरीके से content है. If you find it helpful तो please पढ़ाई start कर दो.
एंड दिस इज़ द टेलीग्राम दैट यू मस्ट ज्वाइन। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी बात करनी हो, कोई डाउट हो, यू कैन मैसेज मी हेयर, ओके। नाउ दिस इज़ द ऐप जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं जो अभी आएंगे, जैसे CUET PG का कोर्स है और अभी और भी कोर्सेज आएंगे इस साल। सो अभी ये ऑनगोइंग प्रोसेस में है, अभी ऐप ग्रो ही कर रहा है, तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट वगैरह अगर होता है कोई फ्री टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, तो यहीं पे होता है, तो सब लोग इसको डाउनलोड कर लेना, इवन इफ कोर्स नहीं ज्वाइन करो तो भी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, कल भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।